हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वां लेसन दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। तो इसके अंदर अपने जानेंगे कि जैसे अपने इस पीछे सभी लेसन्स की सीरीज़ चल रही थी, 1 से लेकर 11वां लेसन तक मैंने वीडियो डाल रखी है। उसमें बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन छोटा बन सकता है, कौन सा बड़ा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके +2 यानी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे एग्रीकल्चर के, तो उसके अंदर इस सब्जेक्ट में से और इस लेसन में से कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे 12वें लेसन के बारे में। ठीक है, इससे पीछे वाले जो सभी लेसन हैं उनकी वीडियो पीछे डाल रखी है। ये लास्ट लेसन बचा है, उसके बाद में एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी फ्रूट्स क्रॉप हैं उनकी सभी की अलग से वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप उनको किस प्रकार से आपको लिखना है और उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उनमें से ज़्यादा जो बड़े क्वेश्चन हैं वो पुट किए जाते हैं, तो उनको आपको कैसे मैनेज करोगे वो सारी चीज़ें उसमें मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो इस लेसन के बारे में जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपको किस तरीके से पढ़नी है। तो अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो तो आई एम श्योर आप जो पेपर है आपका अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपका 12वां लेसन है, आप बुक में से देख सकते हो, वह नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उसमें देख सकते हैं आप। मैं जो टॉपिक आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ आपको केवल उतना ही पढ़ना है, जो बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है कि कौन सी चीज़ में क्वेश्चन किस प्रकार से बताया है। बाकी इसमें मैं आपको लेसन के बारे में नहीं समझाऊंगा कि ये चीज़ किस प्रकार से क्या होती है, केवल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे दूध है, दूध की परिभाषा है, दूध के अवयव हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको किस प्रकार से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इनमें से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको नोट कर लीजिएगा या फिर साथ के साथ पढ़ते रहिए, और वीडियो को जहाँ तक हो उसके शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं +2 एग्रीकल्चर के उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सके। और लॉकडाउन का आप अच्छे से फ़ायदा उठाइए। जेट की प्रिपरेशन है या ICR की है वो आप करते रहिए, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे +2 एग्रीकल्चर के, उसके तुरंत बाद ही जेट का एग्ज़ाम या ICR का एग्ज़ाम जो भी आप देना चाहते हो वो लिया जाएगा। तो आपको उसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अभी काफ़ी टाइम है। आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम कब होंगे होंगे या नहीं होंगे, आप अपने फ्यूचर को देखते हुए उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम जब भी होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है, तो वो सरकार की परेशानी है, उनको करना है ये सब कुछ। आपको अगर होते हैं तो एग्ज़ाम देने हैं, नहीं होते हैं तो वो दूसरी बात है। तो आप पढ़ते रहिए और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने कंपटीशन या फिर +2 एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है दूध की, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूध की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए पहले तो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2-3 डेफिनेशन है, इसमें आप कोई सी भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये भी दी हुई है, तो इनमें से आपको जो अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले तो दूध की डेफिनेशन कोई भी एक जो आपको अच्छी लगे उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, याद होनी चाहिए, यानी सीधा क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार आ जाता है कि दूध को परिभाषित कीजिए, दूध क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अब आगे है दूध के अवयव। दूध के अवयव का मतलब होता है दूध में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे जल होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन कौन सी होती है, अन्य कौन से जैसे खनिज लवण वगैरह हैं वो कौन से होते हैं, तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और TSS कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस रूप में पाई जाती है। जैसे इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, अवयव का मतलब हो गया कंपोनेंट, यानी कि वो चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है।
जैसे कोई पौधा होता है, उसके जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलकर एक पौधा बनता है। उसी प्रकार दूध के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। जैसे उसमें फर्स्ट है दुग्ध वसा, मिल्क फैट। तो ये किस रूप में पाई जाती है, ये चीज़ नाम याद रख लेना। पायस यानी कि इमल्सन के रूप में। इमल्सन का मतलब होता है जैसे पानी के अंदर तेल डाल दिया, तो दोनों ही चीज़ें क्या है, लिक्विड है, परंतु दोनों ही चीज़ें घुलती नहीं हैं, वो इमल्सन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दुग्ध वसा क्या चीज़ है, गोलिकाओं के रूप में है। ये लाइन आपको ज़रूर याद रखनी है। वसा जो है, दुग्ध के अंदर वसा जो होती है वो हमेशा याद रख लेना, ठोस रूप में पाई जाती है। को वसा जो है किसी भी दूध में, भेड़ का दूध हो, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, उसमें ठोस रूप में पाई जाती है वसा, गोलिकाओं के रूप में। ये लाइन आप अच्छी प्रकार से याद रख लेना। पायस इमल्सन के रूप में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड के रूप में दूध के अंदर घुली रहती है, ठोस होती है परंतु लिक्विड में घुली हुई रहती हैं। यानी कि छोटी छोटी बहुत ही सूक्ष्म गोलिकाएं होती है, वो आँख से आसानी से दिखाई नहीं देती हैं और वो दूध में घुली हुई रहती है, परंतु दूध के जो अन्य अवयव हैं उनसे अलग रहती हैं, ठीक है, अच्छी प्रकार से नहीं घुली रहती। इसके अंदर विटामिन कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मली आप पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे दे रखा है दुग्ध वसा का पोषक महत्व। दुग्ध वसा का पोषक महत्व क्या है? पोषक महत्व का मतलब ये जो चीज़ होती है वसा, अपने दूध क्यों पीते हैं, या फिर दूध में से जो वसा निकाल लेते हैं, वसा निकालने का मतलब है घी, तो वो घी क्यों खाते हैं अपने, ठीक है। उसका पोषक महत्व का मतलब हो गया कि उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वो मानव शरीर के लिए क्यों उपयोगी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर ये दिए हुए हैं, यानी उनके रोल क्या हैं, क्या क्या काम करेंगे वो, ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ के पढ़ने हैं कि दुग्ध वसा का रोल क्या है, दूध में जो वसा पाई जाती है उसका रोल क्या है, उसका पर्पज क्या है, ठीक है। आगे है इसमें दुग्धम, ये रहा दुग्धम, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है और लैक्टोज के कारण ही दुग्ध है वो मीठा होता है। ये लाइन आपको अच्छे प्रकार से याद रखनी है। लैक्टोज एक शर्करा होती है और सारी जो शर्कराएं होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। लैक्टोज जो शर्करा है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है लैक्टोज किस किस से मिलकर बनी होती है। तो ये जो रिएक्शन दी हुई है वो याद कर लेना अच्छे प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है द्विशर्करीय है, यानी कि दो शर्कराओं से मिलकर बनी होती है। दुग्धम या लैक्टोज एक ही नाम है, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। दुग्धम का मतलब दुग्ध नहीं है, दुग्धम का मतलब ये होता है कि दूध के अंदर पाई जाने वाली लैक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज के कारण ही दूध मीठा होता है। वैसे नॉर्मल उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा मीठा होता है, ठीक है, अगर चीनी भी न भी डाली जाए तो भी वो मिठास देता है, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो ये चीज़ तो यहाँ पर भी दी हुई है, नीचे जो रिएक्शन लिख रखी है उसमें भी दिया हुआ है। ये ग्लूकोज व ग्लैक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज है या फिर लैक्टोज है, सूत्र दोनों के एक ही हैं, ठीक है, और जल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि लैक्टोज बनता कैसे है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मान लो सुक्रोज कैसे बनता है, तो सुक्रोज इन दोनों के संयोग से बनता है, लैक्टोज भी इन दोनों के संयोग से बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो वो दूध के अंदर पाया जाता है। इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, यानी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गाय के दूध में 4.9%, भैंस के दूध में 5.48% पाया जाता है। तो यानी भैंस के दूध में ज़्यादा पाया जाता है और मानव दूध में इससे भी ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए वह मीठा होता है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें नॉर्मल नहीं पूछी जाती हैं, कितनी ऊर्जा देता है वगैरह, तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि दुग्धम लैक्टोज क्या होता है। अब अगर मान लो सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में पूछ लिया कि दुग्ध के अवयवों के नाम लिखिए और उनमें किसी 2 अवयव का समझाइए, ठीक है, या वर्णन कीजिए, तो उनमें जैसे आपने ऊपर अपने पढ़ा था दुग्ध वसा,
और दूसरा लिख दिया दुग्धम, तो इनके बारे में आप लिख सकते हो कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इन शर्कराओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ याद करनी है। आगे है लैक्टोज का पोषक महत्व। लैक्टोज का पोषक महत्व यानी दुग्धम का पोषक महत्व। पोषक महत्व का मतलब होता है ये चीज़ अपने अगर यूज कर रहे हैं शरीर के अंदर या फिर इसके यूज से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। जैसे गेहूं का पोषक महत्व पूछ लिया जाए तो गेहूं से अपने मान लो रोटी बनाते हैं, और रोटी क्यों खाते हैं, गेहूं की क्यों खाते हैं, अपने चने की भी खा सकते हैं, ठीक है। परंतु क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट है एक, और वो कार्बोहाइड्रेट से ही अपने को भूख जो है वो शांत होती है। कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। अपने को अलग अलग चीज़ें जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, अलग अलग मात्रा में चाहिए। तो जो धान्य फसलें होती हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं। जैसे आलू होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको खाने से कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि इनका रोल क्या है। अब जैसे अपने दुग्ध उसके बारे में, वसा के बारे में पढ़ा था कि उसका पोषक महत्व क्या है, तो यहाँ पर जान रहे हैं कि लैक्टोज का पोषक महत्व क्या है। तो लैक्टोज का पोषक महत्व पढ़ेंगे कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि ऊर्जामान में वृद्धि करता है, यानी कि शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। विटामिन संश्लेषण में सहायक है, विटामिन्स बनाने में काम आता है। कैल्शियम फॉस्फोरस के अवशोषण में। तो इस प्रकार से आपको ये इनके कार्य याद करने, यानी ये काम क्या करते हैं, ठीक है। आगे है इसमें 3 नंबर, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ये प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, कैसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन, ठीक है। 3 नाम अच्छे से याद रखने हैं कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के नाम लिखिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में आ गया मान लो कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन्स का नाम लिखिए, या सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि भैंस के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, खैर ये चीज़ आगे आएंगे आपके। तो अगर सीधा पूछता है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन ये है, ठीक है। भैंस के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि, यानी कि आगे दिया हुआ है कि भैंस के दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो किसके कारण होता है, कैसिन के कारण। और गाय के दूध का रंग पीला होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है। और प्रोटीन जो होती हैं वो दूध के अंदर सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है, सॉल्यूशन यानी विलयन के रूप में पाई जाती है। ये लाइन भी याद रख लेना, सॉल्यूशन यानी विलयन के रूप में प्रोटीन पाई जाती है। वसा जो है वो पाइस के रूप में पाई जाती है। अब ये तो 3 प्रोटीन हो गई, इन तीनों प्रोटीन्स के आपको नाम याद रखने हैं। दूध प्रोटीन में, यानी कि दुग्ध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें कैसिन जो है वो 80% पाई जाती है। बाकी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और 1-2 जो और भी हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। कैसिन अगर ज़्यादा है तो दूध का रंग है वो सफ़ेद होगा, और कैसिन अगर कम है तो दूध का रंग थोड़ा हल्का पीला हो सकता है। तो कैरोटीन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ये सभी अपने जानते हैं, जैव रसायन वाले लेसन में पढ़ा है कि प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, NH2 और COOH, ठीक है। यानी इन बॉन्ड्स से जो मिलकर बने होते हैं वो सारे अमीनो अम्ल होते हैं। ये वीडियो मैंने जैव रसायन वाली पीछे डाल रखी है, उसको आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि प्रोटीन्स बनी होती हैं अमीनो अम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये चीज़ें सारी बुक के अंदर ही दी हुई है। कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बारीकी से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोटीन जब टूटती है तो अमीनो अम्ल में टूटेगी, सिंपल सी बात है। यानी कि 1 + 1 = 2 होते हैं, तो अगर 2 के अगर टुकड़े किए जाएं तो वो 1 + 1 में टूटेंगे, ठीक है। तो इनसे ये बने होते हैं, और अगर इनको तोड़ा जाता है तो ये चीज़ बनेगी। खैर इसी प्रकार है। और ये यहाँ पर मात्रा दी हुई है, मात्रा ज़्यादातर पूछी तो नहीं जाती है, परंतु आपको केवल इतना याद रखना है कि भैंस के दूध में कौन सी प्रोटीन होती है
और गाय के दूध में कौन सी होती है। आगे है कैसिन के पोषक महत्व, जो जैसे अपने पीछे पढ़े थे वही सारे हैं, यानी कैसिन काम क्या करता है। आगे खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं दूध के अंदर। और एक चीज़ याद रख लेना, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, दूध के अंदर जो कौन सा पोषक तत्व बहुत ही कम या नहीं पाया जाता वो होता है लोहा, यानी कि आयरन, Fe, ठीक है, ये अच्छी प्रकार से याद कर लेना। Fe जो है वो दूध के अंदर या तो कम मात्रा में या फिर न के बराबर पाया जाता है, यानी कि अगर खून की कमी हो जाती है तो दूध पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूध को केवल कैल्शियम और फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए पिया जाता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है। इसीलिए हड्डियों के जो रोग हैं या फिर कमज़ोर हड्डियाँ हैं उनको मजबूत बनाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की ही बनी होती हैं। तो ये थे मेन जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा 2-3 और हैं दुग्ध के अवयव। इसी प्रकार आगे इसमें दिया हुआ है खनिज लवणों के पोषक महत्व या उपयोगिता, ये यहाँ पर दी हुई हैं, यानी कि खनिज लवण जो है यानी दूध से जो खनिज लवण मिलते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है, तो इनको देख लेना थोड़ा। आगे विटामिन्स हैं। तो विटामिन्स नॉर्मल 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं। ADE के जो होती हैं वो वसा विलय होती है, तो और जो बाकी हैं B और C वो जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है, ये जैव रसायन वाले लेसन में आपके आया हुआ है। तो विटामिन्स भी पाई जाती हैं दूध के अंदर। आगे किण्वक है, यानी कि एंजाइम को किण्वक कहा जाता है हिंदी में, तो इनका नाम याद रख लेना। तो ये अलग अलग प्रकार के दूध में एंजाइम भी पाए जाते हैं, 2-4 के नाम याद रख लेना, ठीक है। जल सबसे इम्पोर्टेंट है, दूध के अंदर जल भी पाया जाता है और काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, ठीक है। इनकी मात्रा याद कर लेना कि गाय के दूध के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है और भैंस के दूध में कितनी मात्रा पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का विलायक होता है, इसके अंदर ही सारे तत्व जो हैं या फिर अवयव हैं वो घुले रहते हैं, विटामिन, प्रोटीन, वसा जो भी हैं वो सारी चीज़ें इसमें घुली रहती हैं। आगे है दूध का संगठन। तो ये दूध का संगठन है, ठीक है। इस जो सारणी है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसमें आपको गाय, भैंस और बकरी और भेड़, ठीक है, ये 4 के बारे में ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इन 4 जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ये 4, इन 4 के बारे में, यानी कि गाय के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है, कुल ठोस पदार्थ, ठीक है, कुल ठोस पदार्थ का मतलब होता है TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है, तो ये TSS होता है। तो TSS कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। वसा रहित ठोस पदार्थ SNF, ठीक है, सॉलिड नॉट फैटेबल या फैटी, तो यानी कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वसा कितनी है उसके अंदर, वसा की मात्रा, फिर प्रोटीन, दुग्धम यानी लैक्टोज और खनिज पदार्थ, ठीक है। इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो आपको यानी कि वसा कन्फर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत ही बार, ये 2 चीज़ें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी भैंस के दूध में 7.38% और गाय के दूध में 4.14% वसा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा, दुग्धम की मात्रा, वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा यानी SNF की और TSS की, कुल ठोस पदार्थ की, ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए, गाय, भैंस और भेड़ और बकरी की, चारों की, ठीक है। तो इस सारणी को अच्छी प्रकार याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे कंपटीशन में, तो ये कन्फर्म 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे है दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। सारे सिंपल हैं। पहले आपको लाइन का अर्थ पता होना चाहिए कि दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, ऊपर अपने संगठन पढ़ लिया था, प्रोटीन, विटामिन, दुग्धम,
ठीक है। वसा, जल, खनिज लवण, ये चीज़ें होती है संगठन। अब इन चीज़ों को प्रभावित कौन सी चीज़ कर सकती है? प्रभावित करने का मतलब इनकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कौन सी चीज़ कर सकती है, यानी कि किसी में वसा कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, कभी प्रोटीन बढ़ जाती है, ठीक है, किसी में एसएनएफ कम होता है, टीएसएस ज़्यादा होता है, जल की मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है। तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? पशु की जाति, यानी कि भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट अलग अलग होती है उसमें, जैसे कि ऊपर सारणी में अपने देखा था, किसी में वसा ज़्यादा है, किसी में कम है। जैसे भैंस है तो भैंस के अंदर 7.38 पढ़ा था अभी अपने, और गाय के दूध के अंदर 4.14% वसा पाई जाती है। तो ये कम ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि जाति का असर पड़ता है। पशु की नस्ल का असर पड़ता है, यानी कि कोई जो नस्ल है, जैसे भैंस की बधावरी नस्ल है तो उसके अंदर 11 से 14% या 12 से 14% तक वसा पाई जा सकती है, ठीक है। और जो मुर्रा नस्ल है उसके अंदर कम वसा पाई जाती है, यानी 7 से 8% तक पाई जाती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये आपके सामने। तो इस प्रकार से अलग अलग नस्लों के अंदर कोई जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है। पशु की आयु, पशु का पहला ब्यांत है तो उसके अंदर जो दूध होता है वो अच्छा होता है, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 ब्यांत तक उसमें दूध की मात्रा बढ़ती है, फिर धीरे धीरे उसमें दूध की मात्रा और जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो घटने लगते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें क्वांटिटी कम होती जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। इनमें से जैसे मान लो सीधा भी पूछ सकते हैं कि दूध के संगठन पर चारे का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। तो उसके अंदर आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि अपने चारा किस प्रकार से या किस प्रकार का डालें ताकि उसके अंदर दूध के अंदर जो अवयव हैं उसके बढ़े। अच्छे प्रकार का चारा डालेंगे जिससे वसा की मात्रा बढ़े, तो उसमें दूध में वसा की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। प्रोटीन युक्त चारा डालेंगे, यानी कोई दलहनी चारा है जैसे बरसीम है वो डालेंगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये इनके टॉपिक्स हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। अलग एक एक को अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछें, छोटे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको 9 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना। आगे इसमें दिए हुए हैं दूध के भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका हिमांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, पीएच कितना होता है। दूध का पीएच आप अच्छे से याद रख लेना, 6.4 से 6.7 होता है, नॉर्मल 6.6 होता है, ठीक है। यानी कि दूध अगर सीधा पूछा जाए कि दूध किस प्रकृति का होता है पीएच के अकॉर्डिंग, तो दूध अम्लीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल हल्का अम्लीय, ठीक है। हिमांक और उबाल बिंदु, उबाल का मतलब होता है क्वथनांक, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ उबलने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये यहाँ पर सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। आगे इसके अंदर दिया हुआ है, ये यहाँ पर 2-3 पॉइंट और दे रखे हैं तो इनको थोड़ा देख लेना, जितने आपको याद रहते हैं 5-6 आपको ज़रूर याद रखने हैं। दूध के वैधानिक मान, वैधानिक मान आपको याद रखने हैं। वैधानिक मान का मतलब है ये एक प्रकार से मानक हैं जो क्या है कि अलग अलग स्टेट या फिर सरकार के द्वारा तैयार किए जाते हैं कि इस नस्ल के पशु के अंदर या उसके दूध में इतनी मात्रा में ये चीज़ पाई जानी चाहिए। जैसे थैलियों के अंदर लिखा हुआ आता है कि इसके अंदर वसा जो है वो 5% है, ठीक है, इसमें वसा है वो 3% है। तो इस प्रकार से कुछ डाटा है वो तैयार किए जाते हैं ताकि उनकी क्वालिटी कंट्रोल किया जा सके कि इसके अंदर इस चीज़ की मात्रा या इस कंपोनेंट की मात्रा इससे कम नहीं है, ठीक है। आगे विपणित दूध दे रखा है मार्केट मिल्क, ठीक है। मार्केट मिल्क इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। आगे इसमें विपणित दूध के प्रकार दे रखे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में, विपणित दूध के प्रकार, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, केवल डेफिनेशन,
विपणित दूध के प्रकार। विपणित दूध, ऊपर डेफिनेशन याद रखनी है विपणित दूध की। संपूर्ण दूध पहला है, फिर मानकीकृत यानी कि संपूर्ण दूध हो गया, होल मिल्क यानी सारा टोटल जितना अपने उसके अंदर पशु से निकाल कर प्रयोग करेंगे। सेकंड हो गया मानकीकृत। अगला थर्ड दे रखा है इसके अंदर टोन्ड, फिर डबल टोन्ड, फिर पुनर्रचित। ठीक है, तो इन सभी की दो तो ये कन्फर्म आप अच्छे से याद कर लेना, इनकी तो बहुत बार पूछी जाती है। इनमें केवल आपको वसा की मात्रा याद रखनी है कि टोन्ड मिल्क में 3% वसा कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और वसा रेट ठोस पदार्थ 8.5% होना चाहिए। डबल टोन्ड में वसा टोन्ड से आधी होती है, याद रख लेना। नाम इसका डबल टोन्ड है परंतु वसा इससे आधी होती है। और कितनी होगी? 1.5% कम से कम होनी चाहिए। पुनर्रचित, फिर पुनः संयोजित दूध, इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और पूरित दूध है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन हो गई। फिर है आगे स्वच्छ दूध उत्पादन। उसके अंदर सुरक्षित दूध क्या होता है, और फिर देखा है दूध के दूषित होने के कारण। क्या क्या कारण है? ये तो नॉर्मल है कारण तो, यानी प्रत्यक्ष अशुद्धियाँ हैं, अप्रत्यक्ष अशुद्धियाँ हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है नॉर्मल जो कचरा है अपने आँख से देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष अशुद्धियाँ हैं अयन, यानी कि जिसके अंदर दूध इकट्ठा होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में लेवटी कहते हैं, तो वो अयन होता है। तो उसके अंदर से और बाहर से भी कीटाणुओं, रोगाणुओं, जीवाणुओं का अटैक हो सकता है, जिससे दूध असुरक्षित हो सकता है, या फिर कहने का मतलब है दूषित हो सकता है। आगे है स्वच्छ दूध उत्पादन। ये सिंपल सा है कि स्वच्छ एवं साफ पशु होना चाहिए, यानी कि दूध निकालने से पहले उसको थोड़ा नहला देना चाहिए। स्वच्छ दुग्धशाला होनी चाहिए। दुग्धशाला का मतलब जहाँ पर पशु अपने रख रहे हैं, जैसे डेयरी वगैरह कहते हैं। स्वच्छ ग्वाला होना चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये पढ़ लेना, सिंपल सी हैं। इसमें से छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो बड़ा आएगा कि जैसे स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, 10 पॉइंट दे रखे हैं। आगे स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व दे रखा है यहाँ पर। तो यानी महत्व क्या है? साफ दूध निकालेंगे तो क्या क्या महत्व हो सकते हैं उससे? सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ अपने को स्वच्छ मिलेगी, साफ दूध मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी, तो अपने अगर पीते हैं उसको तो वो स्वच्छ होगा, तो किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे। ठीक है, अगला है मिल्क प्रोसेसिंग, दुग्ध संसाधन या प्रसंस्करण। ठीक है, दुग्ध संसाधन, संसाधन का मतलब हो गया कि यानी कोई भी पशु है, भैंस है, गाय है, दूध है उसका, तो वो निकालने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग करना, यानी कि उसको गर्म करना, ठंडा करना। ठीक है, उसको भरना, जिस किसी भी यंत्र के द्वारा अपने उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसको किसी भी उपकरण के अंदर भरते हैं या बर्तन में भरते हैं, तो वो जो सारी प्रोसेस होती है वो दुग्ध संसाधन यानी कि प्रसंस्करण कहलाती है। इसके अंदर आपको ये तीनों नाम ज़रूर याद रखने हैं। ये जो नाम है वो भी हिंदी के अंदर आ सकता है, मिल्क प्रोसेसिंग या दूध प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीज़ें नॉर्मली होती हैं, तो जैसे प्रशीतन किया जाता है, पास्तुरीकरण किया जाता है, निर्जमीकरण किया जाता है, समांगीकरण किया जाता है। तो ये आपको आगे डेफिनेशन है, इन चारों की आपको डेफिनेशन अच्छी प्रकार से यानी चाहिए। ठीक है, तो यानी सिंपल सा है, पहले ठंडा या गर्म करना होता है, ठंडा करना है। निर्जमीकरण यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाणु जीवित अवस्था में नहीं होना चाहिए या फिर क्रियाशील अवस्था में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये 4 प्रोसेस होती हैं। अब अगर मान लो जैसे क्वेश्चन आता है दुग्ध संसाधन क्या है, इसकी प्रक्रिया लिखिए, तो उसके अंदर आपको ये लिखना है दुग्ध संसाधन क्या है। दुग्ध संसाधन का मतलब होता है कि दूध निकालने के बाद में उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान गुजारा जाता है, जिससे क्या है कि वो दूध लंबे समय तक खराब न हो। अब जैसे मान लो आपने दूध निकाल लिया पशु से, अब उसको सीधे ही अगर बाज़ार में भेजना है, दूर भेजना है, मान लो 100 किलोमीटर दूर भेजना है, तो वो ख़राब हो सकता है। तो उसको पहले अपने गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे। ठीक है, साफ जो बर्तन हैं, कैंस हैं, उसमें भरेंगे। ठीक है, फिर उसको भेजेंगे।
तो ये जो प्रोसेस होती है वही है। तो इनको अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनके बारे में अलग अलग आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया, दूध संसाधन क्या है या दूध प्रसंस्करण क्या है, मिल्क प्रोसेसिंग क्या है, उसकी क्रियाविधि लिखिए। क्रियाविधि आ गया, प्रक्रिया आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये स्टेप अच्छी प्रकार से समझाने हैं, ठीक है। ये दे रखे हैं यहाँ पर। इसके अंदर आपको टेम्परेचर इसका अच्छे से पता होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर दूध को गर्म करना है, कितने पर ठंडा करना है, ठीक है। ये आपको अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए। अलग अलग विधियों में अलग अलग टेम्परेचर हैं और कितनी देर उसको रखना है और किस विधि से उसको ठंडा करना है। जैसे यहाँ पर दे रखी हैं विधियाँ, तो इन विधियों को आप अलग से याद कर सकते हैं। तो जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूध को ठंडा करने की विधियों के बारे में लिखिए, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। किस किस विधि से दूध को ठंडा किया जाता है और किस टेम्परेचर पर करते हैं, ठीक है। फिर है आगे पास्तुरीकरण की क्रिया। पास्तुरीकरण की पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर दे रखा है, पास्तुरीकरण सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि किसी भी लिक्विड जो है जैसे दूध है उसके अंदर जीवाणुओं को मारने के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है, जिससे क्या है कि वो दूध है वो खराब न हो। ये पास्तुरीकरण हो गया। फिर पास्तुरीकरण की प्रक्रिया क्या है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पास्तुरीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो प्रक्रिया का मतलब होता है कौन कौन से स्टेप्स हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। उसको स्टेप्स को आगे पीछे नहीं करना है आपको कि पहले आप लिख दो होल्डिंग यानी कि धारण करना यानी रखना, एक निश्चित समय के लिए रखना। पहले गर्म किया जाता है, फिर रखते हैं, फिर ठंडा किया जाता है। 3 स्टेप हैं, गर्म करना, धारण करना, ठंडा करना। जैसे दूध होता है, दूध को अपने पहले गर्म करते हैं, फिर धारण करने का मतलब है उसको उसी टेम्परेचर पर या फिर उससे कम टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए रखते हैं, ठीक है। और फिर उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। तो रखने का मतलब होता है उस टेम्परेचर पर उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है। 50 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, जो भी है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर उसको निश्चित समय के लिए रखा जाता है। तो ये पास्तुरीकरण की प्रक्रिया है। तो पास्तुरीकरण के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ गया तीसरा, ठंडा करना। पास्तुरीकरण की विधि, पास्तुरीकरण की विधि 2 हैं शायद इसके अंदर। तो पहली तो LTLT है, ठीक है। ये नाम LTLT, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ये लो है और ये लॉन्ग है, ठीक है। लो टेम्परेचर हिंदी के अंदर पढ़ लेना, कम ताप अधिक समय, कम ताप अधिक समय, कम ताप अधिक समय, ठीक है। याद रह जाएगा, सिंपल सी है। तो नाम से स्पष्ट है, कम ताप और अधिक समय, कम ताप अधिक समय, बहुत बार बोल दिया मैंने। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है। ये लाइन आप अच्छे से याद कर लेना, रट लेना इसको, यानी कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए अगर रखेंगे, तापमान कम होगा, सिंपल सी बात है, तापमान कम होगा तो उसको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसको कम टाइम के लिए गर्म करना पड़ेगा। और ये नीचे इसकी विधि दी हुई है, तो विधि भी याद कर लेना। जैसे आ गया है उसमें, पास्तुरीकरण की विधियों को समझाइए या पास्तुरीकरण क्या है, इसकी किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर आपको कोई भी विधि जो आपको अच्छी लगे उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो विधियों के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। और एक चीज़ याद रख लेना, ये विधि है इसकी, ठीक है। LTLT जो विधि है वो इसकी यानी कि पास्तुरीकरण करने का मेथड है, परंतु जो पीछे अपने पढ़ा है यानी गर्म करना, धारण करना, ठंडा करना, वो इसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यानी उस काम को करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये विधि है। तो इस विधि के अंदर भी अपने यही चीज़ें करेंगे सारी। पहले गर्म करेंगे 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर कुछ समय के लिए यानी 30 मिनट तक धारण करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, यानी कि पहले 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, फिर उसको 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 30 मिनट तक रखेंगे, ठीक है। फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ठंडा करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, जो ये मेथड है वो है LTLT का, ठीक है। फिर अगला सेकंड आ गया HTST, HTST, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, उच्च ताप अल्प समय, उच्च ताप अल्प समय, यानी किसी चीज़ को अपने ज़्यादा तापमान पर रखेंगे तो कम समय रखना पड़ेगा, ठीक है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए रखते हैं। ठंडा हमेशा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही करते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। तो ये टेम्परेचर और टाइम जो है वो आपको याद रखना है, विधि के अकॉर्डिंग ही है। ज़्यादा समय है तो 30 मिनट, कम समय है तो 15 सेकंड। ज़्यादा टेम्परेचर है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, कम टेम्परेचर है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा दोनों में सेम है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे ये इसकी विधि दे रखी है, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। ये इसमें अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कौन से पार्ट्स के अंदर कौन सा कार्य किया जाता है, ठीक है। ये इसके लाभ दे रखे हैं, यानी कि इस विधि का प्रयोग करते हैं तो क्या लाभ होंगे। आगे इसमें निर्जमीकरण दे रखा है। निर्जमीकरण का मतलब होता है जीवाणु रहित करना किसी भी चीज़ को। तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो वो कोई भी लिक्विड है वो निर्जमीकृत हो जाता है, यानी दूध के लिए है ये। और इसकी विधि दे रखी है, यानी टेम्परेचर को किस प्रकार से बढ़ाना है, करीम या फिर इसके अंदर एक चीज़ ये भी ध्यान में रखी जाती है कि दूध के जो अवयव होते हैं उस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं है कि अपने गर्म करते रहें और दूध के अंदर कुछ बचे ही नहीं, ठीक है, वसा नहीं रहे, प्रोटीन ख़राब हो जाए, तो उन चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर अगला है समांगीकरण। तो ये समांगीकरण है, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। आगे है दूध की गुणवत्ता परीक्षण। दूध की गुणवत्ता परीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण यानी कि उसके अंदर अम्लता वगैरह के बारे में जानना ज़रूरी होता है, उसका आपेक्षिक घनत्व कितना है। ये चीज़ आपके प्रैक्टिकल में भी लगती है, परंतु इसके अंदर आपको नॉर्मल जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ उतनी ही आपको पढ़नी है। ये चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई है ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है वो केवल बताऊँगा। एक तो ये आपको पढ़ना है, ये यहाँ पर COB होगा, ठीक है, CDB नहीं है, ये COB है, क्लोट ऑन बॉइलिंग। क्लोट CLOT, क्लोट यानी कि थक्का, ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना, किसी चीज़ को उबलना। तो यानी उबलने के ऊपर अगर थक्का बन जाता है, यानी कि जैसे अपने खटास युक्त जो दूध होता है जिसमें अम्लता बढ़ जाती है उसको उबालते हैं तो वो फट जाता है। तो यानी कि गर्म करने पर अगर दूध फटता है तो उसमें क्या चीज़ है, अम्लता बढ़ चुकी है। तो ये परीक्षण है क्लोट ऑन बॉइलिंग। तो ये आपको याद रखना, अम्लता परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाए, COB टेस्ट, ठीक है। आगे अम्लता परीक्षण दे रखा है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। दूध में 2 प्रकार की अम्लता होती है, प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता, ठीक है। विकसित का मतलब होता है लैक्टोज, यानी कि जैसे अपने दही जमाते हैं तो उसके अंदर जो अम्लता आती है एक निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग आती है। ये नहीं है कि दूध ताज़ा निकाल लिया उसमें लैक्टोज या फिर लैक्टोज बेसिलस जो जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक निश्चित समय उसको गर्म करने और उसको धारण करने के बाद में वो जो जीवाणु हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसमें प्राकृतिक अम्लता किसके कारण आती है और विकसित किसके कारण आती है वो आपको याद रखना है। विकसित तो करवाई जाती है, ठीक है, यानी कि अगर अपने दूध से दही बनाना है तो ऐसी प्रोसेस होगी। अगर दूध से दही नहीं बनाना है तो उसको अपने या तो ठंडा पड़ा रहने देंगे या उसको गर्म करते रहेंगे, जिससे दूध खराब नहीं होगा और दही के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अम्लता बढ़ने के कारण ही वो या तो फटता है या वो दही के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, ठीक है, सिद्धांत वगैरह ये नहीं पूछे जाते हैं और ये आपके प्रैक्टिकल का मैटर है। ये सारा कुछ ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है कोई भी चीज़, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर मैंने देखी है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ पीछे पूछी भी गई है। दूध में पानी व सेपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है लैक्टोमीटर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर का प्रयोग याद रख लेना,
दूध में पानी की मिलावट या फिर पानी कितना है। तो जैसे अपेक्षित घनत्व का मतलब भी यही होता है कि पानी के संदर्भ में, यानी पानी का कितना वजन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी पदार्थ का वजन कितना है वो उसका अपेक्षित घनत्व होता है। तो अगर दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं तो ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये लैक्टोमीटर है ये, ठीक है। इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मत पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, आपको थ्योरी के अंदर नहीं है ये। आगे इसके अंदर दूध में वसा परीक्षण दे रखा है, आयतन मितीय और भार मितीय विधि दे रखी है। तो इनके नाम दे रखे हैं और एक गर्बर जो मशीन है उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे रखा है। तो इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लेना और इसके अंदर जो गर्बर विधि है उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो ये ब्यूटायरोमीटर के द्वारा वसा परीक्षण किया जाता है। और गर्बर विधि किस बल पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, ये याद रख लेना। अपकेंद्रीय बल पर काम करती है गर्बर मशीन, ठीक है। और ये ब्यूटायरोमीटर होता है, इसके अंदर दूध को डाल करके गर्बर मशीन के अंदर सेट किया जाता है, यानी उसमें खांचे बने होते हैं, उसके अंदर आप उसको जो ब्यूटायरोमीटर है उसको रखा जाता है। तो अगर आपको विधि पढ़नी है कि किस प्रकार से वसा ज्ञात करते हैं तो ये आप विधि यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी ये ज़रूरी नहीं है इतना, आपको केवल इतना याद रखना है कि गर्बर विधि द्वारा या फिर ब्यूटायरोमीटर के द्वारा वसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ये सारणी वगैरह आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल मैटर है, ठीक है। ये थोड़ी आप सावधानियाँ इसके अंदर ध्यान में रख सकते हो कि किन किन सावधानियों का अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस टॉपिक में बताया है कि ये चीज़ें छोड़नी है, न्यूमेरिकल वगैरह जो भी हैं वो सारा कुछ मैटर आपको छोड़ना है। आपको बस केवल अम्लता परीक्षण थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। कितने प्रकार की हैं वो पढ़ना है, प्राकृतिक और विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपेक्षित घनत्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि किस उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद में केवल और केवल आपको वसा के बारे में पता होना चाहिए कि किस वसा ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और उनके टाइप कौन कौन से हैं। और इसके अंदर एक गर्बर विधि का प्रयोग दिया हुआ है या विधि दी हुई है तो वो पढ़ना है। आगे इसमें दिया हुआ है कृत्रिम दूध, ठीक है। कृत्रिम दूध या सिंथेटिक मिल्क, नाम दोनों याद रख लेना, सिंथेटिक मिल्क भी हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। तो कृत्रिम दूध होता क्या है और ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। कृत्रिम दूध यानी प्राकृतिक नॉर्मल होता है जो अपने पीते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है ये जो चीज़ें यहाँ पर नाम दिए हुए हैं इनको किसी भी यानी रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। इनको आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि दूध जैसी चीज़ बनाई जा सके। तो कृत्रिम दूध से बहुत सारी हानियाँ भी होती है क्योंकि ये सारे रसायन होते हैं, ठीक है। तो ये हानियाँ दे रखी है यहाँ पर, सिंपल है, तो इन हानियों के बारे में पढ़ लेना। आगे इसमें कृत्रिम दूध व प्राकृतिक दूध में अंतर दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट है अंतर। तो अंतर कौन कौन से सिंपल हैं कि यानी कि अपेक्षित घनत्व कितना कितना होता है, हिमांक का क्वथनांक कितना कितना होता है, पीएच कितना होता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया कि कृत्रिम दूध व प्राकृतिक दूध में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो उसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट हैं वो याद होने चाहिए। आगे है दुग्ध अपमिश्रण या मिलावट का परीक्षण, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी आया हुआ है और ये थ्योरी के अंदर भी है। तो इसके अंदर अपने जानेंगे कि किस किस चीज़ की मिलावट हो सकती है। दूध के अंदर पानी की मिलावट है तो कौन सा परीक्षण करेंगे, दूध में चीनी की मिलावट है तो कौन सा करेंगे, दूध में ग्लूकोज की मिलावट है तो कौन सा करेंगे, यूरिया की मिलावट है तो कौन सा करेंगे, सोडा की मिलावट है तो कौन सा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी प्रकार से लिखी हुई हैं कि यानी कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछली साल आया हुआ है कि दूध के अंदर अगर पानी की मिलावट है तो कौन सा परीक्षण करेंगे या किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर दूध में पानी ज़्यादा है
तो लैक्टोमीटर यानी अपेक्षित घनत्व ज्ञात करेंगे। अपेक्षित घनत्व का मतलब यही होता है किसी लिक्विड में जल की मात्रा कितनी है, उसका पता लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। अब ये ऊपर विधि दे रखी है, और अगर अपने को ऑथेंटिक रिजल्ट चाहिए तो लैक्टोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्च की मिलावट, तो इसके अंदर जो केमिकल्स दे रखे हैं उनके आपको नाम अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है इसमें स्टार्च के अंदर आयोडीन, यानी आयोडीन की कितनी मात्रा किस प्रकार से लेनी है, और उसके बाद में रिजल्ट क्या उसका आएगा, जैसे रंग कैसा आता है, हल्का आएगा, भूरा आएगा, सफ़ेद आएगा, जो भी है, तो उसमें मिलावट है कि नहीं है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे इसमें यूरिया के अंदर आ गया, यूरिया की मिलावट की जांच कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें से मान लो छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया सीधा कि दूध में यूरिया की मिलावट है, कैसे पता करोगे। ठीक है, तो आपको ये बस 3-4 लाइन है वो लिखनी है कि अगर उसमें मिलावट है तो दूध का नमूना लें पहले तो, यानी कि परखनली में इतना दूध भरें, फिर उसके अंदर पैराडाई मिथाइलएमिन बेंजल्डिहाइड, ठीक है, विलियन मिलाना है अपने को 5 ml। ठीक है, फिर उसको हिलाना वगैरह है, यानी जो प्रोसेस है उसके, फिर उसमें कलर आएगा, कलर इम्प्रूवमेंट होगा, और किस प्रकार का कलर आए तब अपने को समझना चाहिए कि उसमें मिलावट है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सभी जो मिलावट से दी हुई हैं वो उनका पता होना चाहिए। आगे ग्लूकोज है, तो इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि दूध में ग्लूकोज की मिलावट है, उसकी जांच करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की मिलावट के लिए वोरफोर्ड रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए कि चीनी की मिलावट के लिए इस रसायन का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज की मिलावट के लिए इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं, जैसे सोडा की जांच, फॉर्मेलिन की जांच, ठीक है, और वनस्पति तेल की जांच, कृत्रिम दूध की जांच। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। आगे है इसमें खीस, खीस यानी कि कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आपको याद होने चाहिए। अब ये आ गए कि दूध से बनने वाले उत्पाद, जैसे खीस है, इसमें पनीर है, तो इसमें मैं सभी में एक जैसी चीज़ें हैं लगभग। तो इसमें आपको पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। खीस आ गया, खीस की परिभाषा पता होनी चाहिए। पनीर आ गया, पनीर की परिभाषा पता होनी चाहिए। करीम आ गया, करीम की परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी में कॉमन रहेगी, अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ इसमें से आपको संगठन पता होना चाहिए। संगठन का मतलब होता है कि ये चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। गाय और भैंस का थोड़ा सा आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा होती है, इसमें ये कम होती है। ठीक है, तो जैसे खीस की पहले डेफिनेशन, तो ये खीस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, याद करना है। खीस की डेफिनेशन हो गई। फिर खीस का संगठन है। संगठन का मतलब हो गया कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें किस मात्रा में पाई जाती हैं। तो खीस के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, और ये गाय के दूध का खीस है और ये भैंस के दूध का खीस है, और इसमें ये क्वांटिटी में चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ज़्यादा आपको न याद रहे तो प्रोटीन, केसिन और वसा की मात्रा, 3-4 चीज़ें तो ज़रूर आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे इसमें जैसे 2-4 चीज़ें खीस के बारे में दे रखी हैं, वो आपको याद रखनी हैं। ये खीस के भौतिक गुण हैं। ठीक है, खीस के भौतिक गुण, तो सभी चीज़ों के बारे में आएंगे। क्रीम के भौतिक गुण, ठीक है, खीस के भौतिक गुण, पनीर के भौतिक गुण, तो ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। भौतिक गुण का मतलब यही होता है कि वो किस प्रकार का दिखता है, कलर कैसा है, अम्लता कितनी है। ठीक है, ये चीज़ें। आगे इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, ये टेबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूध और खीस के अंदर अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़े के अंदर भी, जैसे 3 नंबर में पूछ लिया कि खीस व दूध में अंतर स्पष्ट कीजिए, 5 अंतर लिखिए, 6 अंतर लिखिए। तो उसमें आप लिख सकते हो कि जैसे खीस होता है वो पीले रंग का होता है, यानी यहाँ पर गुण दे रखे हैं, रंग के अंदर डिफरेंस, स्वाद में, सुगंध में, प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है, अपेक्षित घनत्व, ठीक है, क्लोराइड्स, हिमांक,
वर्तनांक, विद्युत संचालकता और गाढ़ापन। ठीक है, दूध में कैसा होता है, खीर में कैसा होता है। तो ये अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इसके लाभ क्या हैं। तो ये यहाँ पर लाभ दे रखे हैं। जो खीस होता है वो एक प्रकार का, यानी कि जैसे अपने बोलते हैं विरेचक टाइप, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये लैक्सेटिव, ये आपके +1 में आया हुआ है लैक्सेटिव। ठीक है, तो ये यानी कि पेट साफ करने के लिए जो बच्चे हैं, पशु हैं, उनको दिया जाता है। और दूसरी बात, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला भी होता है। तो यानी जितना हो सके पशु का जो शिशु होता है उसको ये अच्छी मात्रा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग से क्या है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता लाइफ टाइम बनी रहती है, जिससे वो रोगों से लड़ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें क्रीम, क्रीम के बारे में है। तो ये क्रीम है। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे क्रीम की डेफिनेशन हो गई है यहाँ पर दी हुई है कि जिसमें वसा की मात्रा कम से कम 20% होनी चाहिए। 20% कम से कम होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो आगे है इसमें क्रीम के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रीम के प्रकार, पतली क्रीम, ठीक है, और इसके जो इंग्लिश वाले नाम हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। पतली क्रीम को टेबल क्रीम कहते हैं, मध्यम क्रीम को व्हिपिंग क्रीम कहते हैं, गाढ़ी क्रीम को रिच क्रीम कहते हैं। इंग्लिश में नाम आपको कन्फर्म याद होने चाहिए। दूसरी बात, वसा की मात्रा, तो सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, अब के बार ऑब्जेक्टिव भी आएंगे आपके, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। टेबल क्रीम में वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा पाई जाती है। ऐसी कौन सी क्रीम है जिसके अंदर 45% से अधिक वसा होती है, उसका नाम बताइए। तो गाढ़ी क्रीम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, क्रीम का संगठन, क्रीम का संगठन यहाँ पर जैसे दे रखा है 20, 25, ये वसा की मात्रा है, यानी 20% वाली वसा, 25% वाली वसा, 45% वाली वसा, 60% वाली वसा। 20 वाली में जल कितना होगा, वसा विहीन ठोस पदार्थ यानी कि SNF कितना होगा, TSS कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें दी हुई है, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 20% वाली क्रीम, 25%, 45 और 60% वाली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे है क्रीम पृथक्करण का सिद्धांत, सिद्धांत दे रखा है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप अच्छे प्रकार से याद रख लेना। दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.032 होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व ये होता है और भैंस का ये होता है, भैंस वाले का ज़्यादा होता है थोड़ा। ठीक है, तो याद रख लेना अपेक्षित घनत्व जरूर। आगे क्रीम निकालने की विधियाँ दी हुई है, सिंपल विधियाँ हैं। 2 विधियाँ हैं, गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्रीय विधि। तो इनके बारे में जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, बड़े में आ गया, तो उसमें कैसे लिखोगे कि क्रीम क्या है, क्रीम के प्रकार लिखिए और पृथक्करण की विधियाँ लिखिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन गया। तो उसमें क्रीम की पहले डेफिनेशन लिखनी है। क्रीम के प्रकार यानी ऊपर अपने पढ़े हैं 3 प्रकार की होती हैं, पतली, मध्यम और गाढ़ी क्रीम। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है तीनों की। फिर क्रीम पृथक्करण की विधियाँ या निकालने की विधियाँ 2 विधियाँ हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, और इनके पार्ट कौन कौन से हैं। गुरुत्वाकर्षण विधि के 2-3 पार्ट हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, उथली कढ़ाई विधि, गहरी कढ़ाई विधि। ठीक है, तो ये जैसे जर्सी क्रीम विधि है। तो इनके पार्ट्स आपको यानी कि चार्ट के द्वारा आपको पहले लिखना है कि ये 2 विधियाँ हैं और उनके ये पार्ट हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर आप लिख देते हो कि क्रीम पृथक्करण की 2 विधियाँ हैं, गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की ये पार्ट हैं, अपकेंद्रीय की ये पार्ट हैं। फिर उनके बारे में फर्स्ट पार्ट के बारे में आपको लिखना है, फिर सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से सभी के बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आ गया अपकेंद्रीय विधि और आगे दे रखा है एक क्रीम अलग करने की जो मशीन होती है उसको क्रीम सेपरेटर कहा जाता है। जैसे वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्यूटायरोमीटर काम में लेते हैं,
ठीक है। अपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर काम में लेते हैं। तो वसा अलग करने के लिए यानी दूध से वसा अलग करने की जो मशीन होती है उसको क्रीम सेपरेटर कहा जाता है। तो ये नाम याद रख लेना, क्रीम सेपरेटर क्या होता है। तो नाम से स्पष्ट है, क्रीम और सेपरेट करने वाला, सेपरेट का मतलब अलग करने वाला, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, हस्तचालित यानी हाथ से चलाया जाता है, सिंपल सी मशीन होती है, और विद्युत चालित यानी लाइट से जो चलता है। तो ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये हस्तचालित है, ये लाइट से चलता है। दोनों बनावट एक जैसी है, एक हाथ से घुमाया जाता है और एक लाइट से चलता है। तो ये इसकी अंदर से बनावट होती है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्रीम सेपरेटर कैसे बना होता है। तो इसके क्रीम सेपरेटर के जो पार्ट्स हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं और उनके काम, कहाँ पर वो जुड़ा होता है, कैसे लगा होता है। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ठीक है, वही आगे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसे बॉडी है, दूध पात्र है, और ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से देखनी है, और कौन कौन से पार्ट किस प्रकार से लगे होते हैं और उनके रोल क्या हैं, काम क्या है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे छोटे क्वेश्चन आ जाता है, बाउल क्या है, ठीक है, 1 नंबर में आ गया बाउल क्या है। तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बाउल किससे संबंधित है, कहाँ पर लगा होता है, क्या काम आता है। बस 3 चीज़ें आपको लिखनी है उसमें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, क्रीम स्पाउट क्या है, ठीक है। तो आपको उसमें सिंपल सा लिखना है कि वो काम क्या करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं क्रीम सेपरेटर के बारे में। इनके पार्ट याद रख लेना और पार्ट के जो वर्क हैं, काम हैं, वो याद रख लेना। अब आगे है क्रीम सेपरेटर की क्रियाविधि। सिंपल सी विधि है, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है एक ही केंद्र पर स्थित, ठीक है, एक ही केंद्र के कारण, यानी जो चीज़ें लगभग गोल घूमती हैं वो अपकेंद्रीय बल पर ही काम करती हैं। तो एक केंद्र पर काम करने वाली जो विधियां होती हैं, जैसे गर्बर विधि है, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। क्रीम सेपरेटर जो होता है वो भी अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, ठीक है। तो वो उसकी विधि है, यहाँ पर दे रखी है क्रीम सेपरेटर की विधि। और इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, क्रीम सेपरेटर के बारे में अच्छी प्रकार से जान सकते हो। क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लाभ ये नॉर्मल से हैं, यानी कि क्या क्या लाभ हैं। कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि क्रीम सेपरेटर की कार्य विधि को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। टेम्परेचर है, दूध प्रवेश कराने की गति, यानी जल्दी जल्दी दूध जाएगा तो क्रीम कैसी बनेगी, धीरे धीरे जाएगा तो कैसी बनेगी। क्रीम सेपरेटर की गति, यानी ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे तो कैसी क्रीम बनेगी। तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे है मक्खन। मक्खन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, डेफिनेशन याद करनी है, उसको बनाने की विधियां वगैरह याद करनी है, संगठन याद करना है, ठीक है। मक्खन बटर जो अपने क्या है कि दूध को मथने के बाद में तैयार किया जाता है, यानी कि दूध को बिलोने के बाद में, यानी जो दही को बिलोने के बाद में तैयार किया जाता है वो मक्खन होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, अच्छी प्रकार से याद कर लेना। सिंपल इसमें से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मक्खन क्या है, इसके बनाने की विधियाँ लिखिए, ठीक है। तो नीचे इसकी विधियाँ ये यहाँ पर दी हुई हैं, प्राइमरी विधि है जैसे, ठीक है। आगे घी है, तो घी और मक्खन है, तो मक्खन के अंदर थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हो सकती हैं, घी में अशुद्धियाँ न के बराबर होती हैं, यानी कि इसमें वसा की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए घी की, और घी को बनाने की विधियाँ दे रखी हैं। और नीचे इसके अंदर ये जो सारणी है, यानी कि गाय और भैंस के दूध का जो घी है उसके अंदर अंतर थोड़ा दे रखा है कि वसा कितनी कितनी होती है, नमी, स्वतंत्र वसा, कैरोटीन, विटामिन ए, सी कितनी मात्रा में पाया जाता है। घी में पाए जाने वाले विटामिन जो हैं वो याद रख लेना, ए और सी होती है, ठीक है। आगे घी बनाने की विधियाँ दे रखी हैं ये यहाँ पर, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। सिंपल विधि है, देसी विधि, मक्खन से घी बनाने की विधि, क्रीम से घी बनाने की विधि, और पूर्ण सत्रण विधि। देसी विधि जो नॉर्मल अपने घरों में काम लेते हैं, देसी विधि और पूर्ण सत्रण विधि लगभग एक जैसी हैं। मक्खन से घी वही सेम है, मक्खन से यानी कि जो चूंटिया घी जिसको बोलते हैं अपने, यानी जो दही को मथने के बाद में तैयार किया जाता है, हाथ से निकालते हैं, वो मक्खन होता है। उसको गर्म करने के बाद में जो लस्सी, छाछ वगैरह होती है, अशुद्धियाँ होती है,
वो ऊपर आ जाती हैं, उनको छान करके जो बचता है वो घी बचता है। ठीक है, क्रीम से यानी दूध से पहले क्रीम अलग करते हैं अपने, क्रीम का टॉपिक अपने ऊपर जान लिया है। क्रीम अलग करके क्रीम से क्रीम को गर्म करके इस प्रकार से घी है वो तैयार किया जाता है। तो ये विधियाँ यहाँ पर दी हुई है, इन विधियों को आप पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे घी के उपयोग दे रखे हैं यहाँ पर, तो घी के क्या क्या उपयोग हैं वो दे रखे हैं। नॉर्मल है, घी खराब होने के कारण व निवारण। किन कारणों से घी है वो खराब हो जाता है? कई बार स्मेल आने लगती है, घी को धूप में रखने से ऐसा हो सकता है, या फिर साफ बर्तन नहीं होने से ऐसा हो सकता है। ठीक है, और आगे घी के सामान्य गुण दे रखे हैं, ये किस प्रकार का होता है घी। आगे है इसमें दही, दही के बारे में जैसे यहाँ पर दे रखा है दही, दही की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, और फिर इसका संगठन, यहाँ पर ये संगठन दिया हुआ है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए संगठन के बारे में। और फिर इसके बनाने की जो विधि है, किस प्रकार से दही बनाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर वैज्ञानिक विधि, एक जैसी है देसी विधि वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि थोड़ा सा यानी कि अलग अलग स्टेप को अच्छे प्रकार से किया जाता है और ऑथेंटिक होती है ये चीज़ें, यानी इतने ताप पर गर्म किया जाए, इतने पर ठंडा किया जाए, धारित किया जाए। ठीक है, दही बनाने की विधि सिंपल सी है, सभी के घरों में लगभग दही बनता है, तो वो वही चीज़ है। बस आपको इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, इसका टेम्परेचर, दूध को कितने ताप पर गर्म किया जाए, ठीक है, कितने पर ठंडा किया जाए। जामन मिलाना होता है, जामन क्या चीज़ होती है वो उसकी डेफिनेशन आगे है। ठीक है, तो वही चीज़ है आगे इसमें, जैसे जामन की डेफिनेशन दे रखी है, जामन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है वो दे रखा है। आगे दही का महत्व दे रखा है, दही क्या काम आता है। फिर आगे इसी प्रकार इसके अंदर जैसे दे रखा है दही के उपयोग दे रखे हैं, सिंपल से हैं। खोआ व मावा दे रखा है, खोआ व मावा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। खोआ व मावा का संगठन दे रखा है, यहाँ पर बनाने की विधि दे रखी है। और इसके अंदर आगे खोआ का उत्पादन का सूत्र दे रखा है। ठीक है, खोआ का उत्पादन का सूत्र। तो एक चीज़ है यह हमेशा याद रख लेना, भैंस के दूध का खोआ अच्छा बनता है और गाय के दूध का मावा या फिर छेना अच्छा, सॉरी ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो जो छेना है वो अच्छा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो खोआ जो है वो भैंस के दूध का अच्छा बनता है, और इसका सूत्र जो है उत्पादन का यहाँ पर दिया हुआ है, यानी किस प्रकार से अपने काउंट करेंगे कि किसी भी दूध से खोआ कितना निकलेगा, उसका सूत्र है। आगे छेने के बारे में भी दिया हुआ है, और इसी प्रकार है, अगर ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, गाय के दूध से 14% और भैंस के दूध से 20% छेना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और छेने के गुण दे रखे हैं। फिर आगे है पनीर, पनीर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है पनीर डेफिनेशन। और आगे इसमें चेडार पनीर, यानी कि जो बाज़ारों के अंदर आता है वही पनीर है। तो चेडार पनीर के बनाने की विधि दे रखी है, इसके स्टेप टू स्टेप हैं, इसमें से जो आपको इजी लगे उस वे में आप इसको याद कर सकते हैं। और सारे स्टेप लिखने ज़रूरी नहीं है, जैसे हुपिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी इसमें से याद होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस करके अपने ये चीज़ें बनाई जाती है, यानी पनीर को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। आगे है दुग्धशाला के बर्तनों व यंत्रों की सफाई व निर्जवीकरण, यानी कि सफाई कैसे करेंगे और निर्जवीकरण यानी जीवाणु रहित कैसे करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक विधि है, यानी साधारण पानी सोडा मिलाकर गर्म करना और गर्म पानी से धोना, बर्तनों का निर्जवीकरण। धोवन पदार्थ, धोवन पदार्थ का डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। धोवन पदार्थ का मतलब होता है बर्तनों को धोने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बर्तनों को धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं तो वो। और ये किस प्रकार का होना चाहिए उसके गुण दे रखे हैं यहाँ पर, धोवन पदार्थ कैसा होना चाहिए। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ है धोवन पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो यानी क्षार धोवक, अम्लीय और जटिल, और फॉस्फेट और आद्रक धोवन। ठीक है, इनके बारे में अलग से ये दे रखा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन।
तो ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कौन सा किस प्रकार का होता है। धोने के लिए एक अच्छा डिटर्जेंट जो है मिश्रण यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इतनी इतनी मात्रा में मिला करके अपने ये बना सकते हैं कृत्रिम रूप से। ठीक है, तो ये लेसन आपका लगभग हो गया है कंप्लीट। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आप नीचे चेक करके देख सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर तो सारी वीडियोज़ वगैरह और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं, वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु और जो छोटे वगैरह क्वेश्चन हैं वो अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, ताकि इनमें से कोई भी टॉपिक आपके छूटे नहीं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे की वीडियो के अंदर लेकर आएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स और जो आपका फ्रूट क्रॉप्स वगैरह हैं उनके बारे में। धन्यवाद।